देने की दृष्टि से तमाम जो व्यवस्था को लेकर दीनहीन समाज को पीछे ढकेलने में कुछ वर्ग जो लगे थे उनको मुंह तोड़ जवाब देने में जो कार्य उन्होंने किया है, आज पूरा विश्व जो है नतमस्तक होते हुए बड़े गर्व के साथ पूरे विश्व में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई जा रही है। बड़ा फख्र है हम लोगों को कि हमारे देश में जहां हम सुनते हैं कि मनीषियों का, ऋषियों का, मुनियों का, वेदों का, सारी चीजों का की रचना भारत में हुई। साथियों, कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत में एक ऐसा व्यक्ति जरूर पैदा हुआ जिन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को बदल के रख दिया जिसकी वास्तव में मानवता को जरूरत थी। साथियों, अंबेडकर जी जिस व्यवस्था को लेकर, जिस चुनौती को लेकर समाज को कुछ देना चाहते थे, समाज की विषमता को दूर करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, वो अपने आप में लगभग सभी लोगों को पता है। लेकिन उनकी जो जिंदगी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जो हमें उन्होंने मूल मंत्र दिया है, हम उस पर विचार नहीं करते। हम अपने महापुरुषों की, ये बात नहीं है कि बाबा साहब से पहले बहुजन के लिए या गरीब तबके के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई हो। कबीर जी भी लड़ाई लड़े, नानक जी लड़ाई लड़े, वो सदन जी लड़ाई लड़े, बहुत लोग इस समाज को उचित मार्गदर्शन देने के लिए लड़ाइयां लड़ी। लेकिन साथियों, वो समाज सुधारक थे। प्रशासन में, राजनीतिक तौर पर या विदेशों में जाकर उनका शैक्षिक स्तर कुछ इतना नहीं था जिससे कि वो इनको पीछे धकेल सके और अपनी बात को जो है रख सके। अंग्रेजों के सामने अपनी बात को रख करके बाबा साहब ने बहुत सारे हमें हक और हुकूक दिलाए। इसके पीछे नहीं जाते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि साथियों, जो उस समय व्यवस्था बनाई गई थी, व्यवस्था का ही ये समाज जो है, गरीब समाज जो है, व्यवस्था का ही शिकार रहा। कई बार हमें केवल एक व्यवस्था शब्द की जब बात आती है तो करके इतिश्री हो जाती है। मैं इस पर कहना चाहूंगा आपसे कि व्यवस्था का शिकार हुआ ये समाज। उसमें सबसे अधिक दुर्गति तब हुई जब एक कुछ चुनिंदी जातियों को अछूत के रूप में करार दे दिया गया। अब देखिए कि उससे क्या हुआ। उनके लिए तो वो एक व्यवस्था थी, जैसे शिक्षा से वंचित रखा, ज्ञान नहीं होने दिया, शस्त्र रखने की मनाही थी, शस्त्र उठाने की मनाही थी, कोई भी अच्छा कार्य बिना उनसे पूछे वो कर नहीं सकते थे, जमीन इस वर्ग के पास नहीं थी, पढ़ने नहीं दिया गया, हथियार नहीं रखने दिया गया। इसका मतलब कि अत्याचार के खिलाफ बोलने भी नहीं दिया जाता था। जब इतनी सारी बंदिशें थी तो बताइए व्यक्ति विकास कैसे करेगा। जब उसको अछूत बनाया गया, उस समय की स्थिति ये थी कि मान लीजिए कि आज व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तो होटल में बर्तन मांज करके वो अपनी रोजी रोटी चला सकता है, लेकिन उसको होटल में बर्तन मांजने तक के लिए काम नहीं मिलता था। वो पान की दुकान नहीं खोल सकता था क्योंकि उसे अछूत मान लिया गया था। उसको घरों में भी काम नहीं मिलता था क्योंकि उसके अछूत मान लिया गया था। तो अब बताइए कि उसके लिए जगह कहाँ थी। होटल वो नहीं खोल सकता, घरों में काम उसको नहीं मिल रहा है, जमीन उसके पास नहीं है, जायदाद उसके पास नहीं है, मान सम्मान उसका नहीं हो रहा है, दूरियां उससे बनाई जा रही है, शिक्षा उसको नहीं लेनी है, अच्छी तरीके से हथियार वो नहीं रख सकता। तो बताइए फिर वो अपनी हालत कैसे सुधार करेगा। जब बाबा साहब ने इस दर्द को महसूस किया, शिक्षा के समय आप उनके दर्द को जानते ही हो, कैसे उनका नाम लिखा गया
कितनी जलालत से वो शिक्षा लिए, तब उन्होंने ये डेडिकेशन लिया कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं आज उनकी स्थिति जानवरों से भी बदतर है। आपने सुना होगा कि लोग एक शब्द बार बार यूज करते हैं कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। ठीक है साथियों, पुस्तकों में लिखी है, हम लोग भी पढ़ लिए कि मुहावरा है, लोकोक्ति है, सारी बात है, लेकिन बाबा साहब ने प्रयास करके जहां सारे लोग पार्टी लेवल से लेकर उनके रहने, नौकरी करने, पार्लियामेंट में जाने से रोकने के लिए पूरा प्रशासन, पूरी राजनीतिक पार्टियां जिस आदमी को ये लग गई हो कि इसको चुनाव नहीं जीतने देना है, इसको सम्मानजनक स्थिति में कहीं नहीं पहुंचाए जाना है, इसके बाद भी इतनी बड़ी समाज के लिए संविधान लिखकर बाबा साहब ने जो व्यवस्था दी, जो हक और हुकूक प्रदान किया है, उसके लिए ये पूरा समाज ऋणी रहेगा। इसलिए हमें उस समय अकेले थे तो उन्होंने इतना काम कर दिया, लेकिन आज समाज में, प्रांगण में इतने लोग अम्बेडकरिज्म विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। गांव-गांव में, घर-घर में बाबा साहब के विचारों से ओत-प्रोत लोग बैठे हुए हैं। साथियों, जरूरत है तो केवल एक कि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की, अपने हकों के हितों के लिए, अपने समाज के लिए, अत्याचार के खिलाफ जो है लड़ने की आपके अंदर जज्बा पैदा होना चाहिए। झांसी की रानी कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं ली थी, लेकिन नहीं, उसके अंदर जज्बा था तो महलों से निकल भी करके अंग्रेजों का सामना किया। आज स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम है। भगत सिंह के पास भी डिग्रियों का बोझ नहीं था, वो भी इस रंगीन दुनिया को देखना चाहते थे, लेकिन नहीं, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था तो उन्होंने कुछ किया, और आज स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास उन्हें याद कर रहा है। इसलिए साथियों, जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उनके जो भी आदर्श हैं, जो भी संघर्ष हैं, उनमें से कुछ बूंदें भी अगर हमारे जेहन में समाई हुई है और हम उनकी तरफ ध्यान करके अपने समाज के उत्थान के लिए अगर संघर्ष शुरू कर दें तो वास्तव में हमारे विकास को कोई भी नहीं रोक सकता। अब बात ये उठती है कि जी हम खड़े होते हैं, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता, तो फिर मैं अपनी कही हुई बात को कह रहा हूं साथियों कि अकेले अगर सूर्य सबको प्रकाशित कर सकता है, अकेले चंद्रमा सभी पूरे देश को प्रकाशित कर सकता है, जंगल में शेर जो है नहीं चाहते हुए भी कोई पशु नहीं चाहता कि वो जंगल का राजा बने, इसके बाद भी अपनी सामर्थ्य और योग्यता से वो जंगल का राजा बनता है। तो साथियों, आपको केवल अपने विचार को फलीभूत करने के लिए अपने अंदर जज्बा पैदा करना चाहिए, संगठन के लिए काम करना चाहिए, जो भी अच्छी चीज है हमें उसे ध्यान में रखना चाहिए, तब जाकर जो हमारे महापुरुष है 14 तारीख को कुछ चंद लोग इकट्ठा होकर के बाबा साहब के चरणों में माला फूल चढ़ाकर इतिश्री कर लेते हैं। साथियों, इसलिए ये जयंतियां नहीं मनाई जाती हैं। जयंतियां इसलिए मनाई जाती हैं कि हम जिन गलतियों के कारण गुलामी झेले थे, हमारी जिस गलती के कारण हमारे इस मसीहा को बहुत सारी जलालतों का सामना कर कर अपने समाज को सम्मानजनक स्थिति में लाना पड़ा, वो फिर न आए, हम फिर न उसमें जकड़े जाए। इसके लिए हमें तन मन धन से जहां भी इस तरह के कार्यक्रम हो, जहां भी इस तरह के विचार फलीभूत होने की बात हो, हम पूरी मनोयोग से जो है उसमें सहयोग करें और आगे बढ़ें। आज आर्थिक कैडर बनाया हुआ है साथियों, आप सुनते होंगे, मैं शिक्षक हूं, सारी चीजों को समझते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के नाते गले में एक सरकारी पट्टा पड़ा है, जब तक पड़ा है तब तक थोड़ा बहुत हिचक होती है, मन से बोलने से कहीं न कहीं सही बात होते हुए भी हमारे जैसे कई कर्मचारी कतरा जाते हैं। आज आप सुनते होंगे साथियों की कैडर बन रहा है, क्रीमी लेयर ओबीसी में बना दिया, एससी में भी सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। आप सोचिए कि इसमें क्या फायदा होने वाला है उस वर्ग को जो सत्ता पर काबिज हैं और वो एक एससी का भी कैडर बनाने जा रहे हैं।
सीट तो हमें उतनी देनी थी, फिर कैडर क्यों बना रहे हो? उनको लगने लगा है कि एससी समाज अब इतना पढ़ लिख गया है कि वो जो अपर क्लास की सर्विसेज हैं, सचिव रैंक की सर्विसेज है, मुंसफ मजिस्ट्रेट की सर्विसेज है, इस रैंक में आने लगे हैं, क्योंकि इस समाज में भी अब लोग पढ़ लिख करके आईएएस कैडर में, आईपीएस कैडर में जाने लगे हैं। उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करके एलएलबी करने लगे हैं, उनके कंपटीशन में आने लगे हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि अगर क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाएगा तो एससी के जितने भी आरएस हैं, जितने भी आईएएस हैं, उन लोगों को की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उनको आरक्षण से वंचित कर देंगे और वो फिर जो है उनके लोग बन नहीं पाएंगे। गरीब के बच्चा आरएस की तैयारी नहीं कर सकता, वो मुंसफ मजिस्ट्रेट बन नहीं सकता। जो लोग बनने लायक हैं उनको क्रीमी लेयर में लाकर रोक दिया जाएगा। तो साथियों, ये सब सारी एक तरह से प्रशासन में बैठे लोगों की साजिश है। हमें चाहिए कि हम इन बारीकियों को समझें कि आखिरकार ये करना क्यों चाहते हैं। भाई, जब 100 आपको मुंसफ मजिस्ट्रेट लेना है तो उसमें अगर 20 एससी के लोग आ जाते हैं तो आपको क्या दर्द हो रहा है? लेकिन उन्हें हो रहा है, क्योंकि जब आगे इंटरव्यू होगा आपके बच्चों का, आपके बच्चियों का जो मुंसफ मजिस्ट्रेट के लिए जा रहे हैं, तो उसमें जो सीनियर्स हैं मुंसफ के लोग जो है या न्यायिक विभाग के, वो लोग इंटरव्यू में जाएंगे। जब वो लोग इंटरव्यू में जाएंगे तो साथियों, चाहे कुछ कर लो, कहीं न कहीं कास्टिज्म एक कॉर्नर पर बैठा होता है। जब अपने वर्ग का व्यक्ति उस कंपटीशन में आता है तो नहीं चाहते हुए भी कहीं न कहीं झुकाव हो ही जाता है और उसकी मदद हो जाती है। लेकिन वो चाहते हैं कि अगर इसमें वो आ गए तो हमें खराब करेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का जैसे ओबीसी में कैडर बना है, उसे एक एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर बनाया जाए। साथियों, आप देखते होंगे, मैं एक चीज पर और बात करना चाहूंगा यार, कि गरीबी रेखा का एक कैडर बना हुआ है। हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, सरपंच साहब भी हैं। गरीबी रेखा का एक लेबल बना है कि जिसके पास ये वस्तुएं होती है, हमारे जैसे शिक्षक ही उसका सर्वे करते हैं, उसको वो लिस्ट में डाल दिया जाता है। थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, कई बार अमीर आदमी भी उसमें आ जाता है, बेनिफिट लेता है, अच्छी बात नहीं है। ग्रामीण स्तर पर भी जो है उसका निस्तारण हो जाता है। लेकिन आपको छोटी सी बात बता दूं, मैं कहना क्या चाहता हूं इसके माध्यम से मंच के, कि अगर गरीबी रेखा का एक लेबल बनाया जा सकता है तो अमीरी रेखा का क्यों नहीं बनाया जा सकता? गरीबी रेखा में है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के उत्थान के लिए सरकार ये फैसिलिटी देगी। चलो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमीरी रेखा का लेवल क्यों नहीं निर्धारित कर रही है सरकार? क्योंकि अमीरी रेखा में उनके ही लोग आ रहे हैं, अमीर लोग आ रहे हैं और 70% उनके ही लोग हैं, इसलिए अमीरी रेखा नहीं बनाई जा रही। मैं मन से कहना चाहता हूं कि अमीरी रेखा बनाइए कि जिस व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया है, जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, उससे ज्यादा अगर उसके पास रुपया होती है या उसके पास उससे ज्यादा धन कहीं से पता चलता है, तो वो जो है अमीरी रेखा में आएगा। उस पैसे को या तो गवर्नमेंट जब्त कर लेगी या उसका जो भी निर्धारित करे कि 80% पैसा जो है गवर्नमेंट में देना पड़ेगा। इस तरह का अगर कोई निर्धारित करती है तो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उन पैसों से उनका जीवन स्तर ऊंचा किया जा सकता है। लेकिन सरकार नहीं कर रही है, कभी बात नहीं करती है। साथियों, ये भी हमारे कहने की जरूरत है कि जब गरीबी रेखा का निर्धारण है तो वो भी कीजिए। उसके बाद क्या होगा, एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे को ही मान लीजिए कि मेरा आर्थिक स्तर इस तरह का हो गया कि मेरे पास 1 करोड़ से ज्यादा रुपए है। अब मैं देखूंगा कि 1.5 करोड़ होते ही हमें 80% सरकार को देने पड़ेंगे। तो चलिए, हम अपने जो रिश्तेदार हैं, हमारा छोटा भाई है, बुआ है, मासी है, भतीजा है, उस पर हम खर्च करना शुरू कर देंगे कि यार चलो अपने बुआ का मकान बना देते हैं, अपने छोटे भाई को दे देते हैं, भतीजा को कोई रोजगार कर देते हैं। क्यों?
कि जब ही 1.5 करोड़ होगी 50 करोड़ का 80% सरकार ले जाएगी। इसलिए धन संग्रह की प्रवृत्ति भी दूर हो जाएगी और जो हम विकास चाहते हैं वो चाहे विकास उनके परिवार रिश्तेदारों में ही क्यों न हो रहा हो, एक वो भी गति बढ़ेगी। और जितने भी पूंजीपति हैं, पूंजीपतियों के जो है एक तरह से पूंजीपति बनने में कमी आएगी। अब पूंजीपति कैसे बने, 2 मिनट में इस पर भी ले लेना चाहता हूं। आज किसी फैक्ट्री मालिक के पास अरबों रुपए है, वो कहां से आए? हमारे आप जैसे 2 मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, उन लोगों के परिश्रम से जो पैसा वो कमा के आज अपने बैंक बैलेंस बना रखे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे मजदूर साथियों का पैसा मार कर ही उनकी अटैचियां भरी हुई है। अगर उस पैसे से अगर हड़ताल होता है, फैक्ट्रियों में, मिलों में हड़ताल होता है, लेकिन अगर ये जो आपको बताया अमीरी रेखा निर्धारित होगी, तो जो उसके सेक्रेटरी बैठे हैं वो बता देंगे कि जिस हिसाब से अपनी कंपनी रन कर रही है इसमें इतना पैसा की बचत होगी। फिर वो आदमी उस पैसे को कहेगा कि यार चलो मजदूरों की 2%, 5% जो भी है बढ़ा दो, उसको जोर भी नहीं आएगा क्योंकि वो सोचेगा कि नहीं बढ़ाएंगे तो भी ये पैसा कहां जाएगा? सरकार के पास, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लाइन निर्धारित कर रखी है। तो साथियों, आज मैं आपको जो इस लाइन पर बताया हूं, ये एक हिडन एजेंडा है गवर्नमेंट का, जो कहीं न कहीं इस मुद्दे पर कतरा जाती है सरकार। और जब गरीबियों का बन सकता है तो अमीरों का भी बनाया जा सकता है। आरक्षण की बात आप सदा सुनते होंगे कि खत्म होना चाहिए, ये बराबर हो गए, अभी कुछ जरूरी नहीं है, ये तो बार बार 10-10 साल बढ़ाए जा रहे हैं। आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं। साथियों, कई हमारे साथी पढ़े लिखे भी हैं, जवाब नहीं दे पाते। साथियों, बात आरक्षण की नहीं, समाज में जो उस समय व्यवस्था थी, सामाजिक समरसता नहीं पैदा हो रही थी, उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी और उनकी भागीदारी कमजोर थी। सारे सर्विस कैडर में उनकी भागीदारी उनकी पॉपुलेशन के अनुसार नहीं थी। भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई थी। और हर साल कोई सोचता है कि सरकार वोट के लिए कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल ये समीक्षा होती है शिक्षा के क्षेत्र में, और सारे जितने भी सेक्टर्स निर्धारित हैं उनमें समीक्षा होती है। सारी समीक्षा के बाद एक और सामाजिक समीक्षा होती है कि क्या उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव करने की प्रवृत्ति समाज में कितनी कम हुई है। अगर नहीं कम हुई है तो उनके उत्थान के लिए ये आरक्षण को 10 साल के लिए बार बार इंक्रीज किया जाता है। कोई ये भीख में हमें नहीं मिलता साथियों। सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक जो समरसता पैदा नहीं है हमारे में, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है, वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये आरक्षण खत्म नहीं होगा। आज साथियों, मंच के माध्यम से मैं एक और निवेदन आपको करना चाहूंगा कि चाहे कितनी ही दिक्कत आ जाए, अगर शिक्षा, बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। लेकिन कई बार हम सामाजिक चकाचौंध के कारण दूसरों की विलासिता को देखकर, विलासितापूर्ण जीवन जीने के चक्कर में हम बच्चों के शिक्षा पर कुछ कम ध्यान दे रहे हैं। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरी के दूध के समान है, जो इसे पिएगा वही गरजेगा। तो साथियों, बाबा साहब के जो ये 3 मूल मंत्र हैं, उन्हें आप अपने जेहन में बिठा लीजिए कि चाहे कोई भी दिक्कत आ जाए, हम अपने बच्चे और बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। एक छोटा सा संस्मरण बाबा साहब का मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे। बाबा साहब अपनी दूसरी शादी किए, पहली पत्नी के मरने के बाद,
आर्थिक स्थिति साथियों उनकी भी बहुत अच्छी नहीं थी। शिक्षा का दौर चल रहा था। उनकी बेटी ने समय निकाला, बाबा साहब के प्रेरणा से वो पढ़ना चाहती थी। एक पुस्तक ले आए बाबा साहब, उसको वो पढ़ रही थी। उनकी जो बाबा साहब की दूसरी पत्नी थी, कारण कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस बच्ची की पुस्तक को उन्होंने ऐसे उसके हाथ से छीना उस बच्ची की कि किताब फट गई। जब किताब फट जाती है तो बाबा साहब आते हैं, आंखों में आंसू लिए वो बच्ची बाबा साहब से ये बात शेयर करती है कि पिताजी मैं पढ़ रही थी और माताजी ने पुस्तक हाथ से मेरे लिया और वो फट गई, अब मैं उसको नहीं पढ़ पा रहा। बाबा साहब बड़े व्यथित हुए। उसी समय बाबा साहब चाय पानी लेने के बाद बाजार जाते हैं। साथियों उनके पास पैसा नहीं था। उस संस्मरण में कपड़े लिखा हुआ है, कपड़े आभूषण भी कुछ हो सकता है। बाबा साहब ने अपने कपड़े बेच करके उस बच्ची को पुस्तक लाए और फिर उन्होंने उस बच्ची को पढ़ने को दिया। इस संस्मरण के माध्यम से मैं आपको ये चेताना चाहता हूं कि आपका मसीहा उस समय आर्थिक स्थिति से परेशान अपनी बच्चों की शिक्षा के लिए जब अपने कपड़े बेचकर अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, तो साथियों आज जितने लोग बैठे हुए हो, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम अपने कपड़े बेचें। हमारे पास ऐसी स्थिति है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देकर मान सम्मान से जीने के लिए, बाबा साहब द्वारा चलाए गए आदर्शों पर चलने के लिए एक व्यवस्था दे सकते हैं। इसलिए साथियों मैं आज निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी लोग इस प्रांगण में बाबा साहब की जयंती समारोह के लिए आप लोगों ने समय निकाला, हमें आप लोगों ने याद किया। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच हमें कुछ कहने का मौका मिला। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि शादियों हो चाहे कुछ जाए, चाहे कितनी ही परेशानी आ जाए, भूख से परेशान होकर आप अपने पेट पर कपड़े बांध लेना, लेकिन अपने समाज के लिए और अपने बच्चों के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र से कभी मत कतराना। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भीम, जय भारत।